तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को बता दिया, बीजेपी आला कमान को अपना संदेश भेज दिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चेतावनी दे दी कि वो एनडीए में कब तक रहेंगे। एक तरह से उन्होंने डेडलाइन फिक्स कर दी है। ये संदेश नायडू ने अपने सबसे बड़े विरोधियों पर हमला करके दिया। निशाना तो नायडू ने अपने विरोधियों पर साधा था, लेकिन सबसे ज्यादा घायल बीजेपी हुई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू के बारे में एक बात कही जाती है कि उनके पास बार्गेनिंग करने की असीम क्षमता है। बार्गेनिंग करने के मामले में उनका रिकॉर्ड है। वो जिस भी सरकार के साथ रहते हैं, अपने लेवल पर जाकर समर्थन करने के बदले में डील करते हैं। डील के मुताबिक अगर केंद्र की सरकार साथ देती है तो उनका समर्थन बेरोक टोक जारी रहता है। आपने देखा होगा, मोदी सरकार के कई फैसलों पर अपनी राजनीति के खिलाफ जाकर नायडू ने साथ दिया। वक्फ बिल हो, एसआईआर हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से लिए गए कई फैसले हों, जिसमें उन्हें वोट देने वालों ने कहा हमने आपका साथ दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन उन्होंने साथ दिया पीएम मोदी का, उनकी सरकार का। वक्फ कानून से मुस्लिम समाज नाराज है। मुसलमानों ने तो धमकी भी दी, अगर आपने वक्फ कानून पर बीजेपी का साथ दिया तो अगली बार से आपको हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी साथ दिया। आपको क्या लगता है, चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से दोस्ती निभाने के चक्कर में किया? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। ऐसा उन्होंने मोदी से दोस्ती निभाने के चक्कर में नहीं किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इसके बदले मोदी सरकार से बार्गेन की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का मौजूदा बयान है। हालांकि नायडू ने यह बयान अपने सबसे बड़े विरोधी जगन मोहन रेड्डी की राजनीति को तहस नहस करने के लिए दिया, लेकिन उनके इस बयान के जरिए समझ सकते हैं कि बीजेपी से तमाम तरह के विरोधाभास के बाद भी उनकी पार्टी टीडीपी अब भी एनडीए के साथ क्यों है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने विधानसभा में स्वस्थ आंध्र प्रदेश बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की और विधानसभा में स्पीच दी। अपनी इस स्पीच में बेहद ही खास बात कही। वो हालांकि तुलना कर रहे थे अपनी और पिछली सरकार के बीच। नायडू से पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की स्वास्थ्य पहल का बचाव करते हुए पिछली सरकार पर पिछले 5 वर्षों में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने पिछले 5 वर्षों में केवल 1550 करोड़ खर्च किए, जो कुल आवश्यक व्यय का केवल 18% है। इसके विपरीत हमारी गठबंधन सरकार ने सिर्फ 15 महीने में 787 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 9% है। वाईएस आरसीपी ने 5 साल में सिर्फ 18% खर्च किया, फिर भी वो 1 साल में 9% खर्च करने के लिए हमारी आलोचना कर रही है। तो सवाल है, नए बने आंध्र प्रदेश के पास इतनी रकम कहां से आ रही है? 5 साल में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने सिर्फ 1550 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 1 साल में स्वास्थ्य सेवा पर नायडू की सरकार ने 787 करोड़ रुपए खर्च कहां से कर दिए। जाहिर सी बात है, कोई तो सपोर्ट सिस्टम होगा। ये जो आप देखते हैं, बार बार टीडीपी के नेता मोदी शाह से मुलाकात करते हैं, कई तस्वीरें देखते हैं। इस मुलाकात की असल वजह है कि केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज करवाना। हालांकि जगन मोहन रेड्डी भी मोदी सरकार को सपोर्ट करते रहे, लेकिन ये जगन मोहन रेड्डी की बदकिस्मती थी कि जब वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी की सरकार किसी सपोर्ट सिस्टम पर खड़ी नहीं थी। बीजेपी के पास बहुमत था, उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में बहुमत नहीं मिला। केंद्र की सरकार चलाने के लिए उन्हें नायडू की बैसाखी की जरूरत है। तो साफ है, चंद्रबाबू नायडू की डिमांड को जब तक मोदी सरकार पूरी करती रहेगी, तब तक उनका साथ मिलता रहेगा। अगर डिमांड सरकार ने पूरी नहीं की तो अपनी बैसाखी खींचने में चंद्रबाबू नायडू देर नहीं लगाएंगे। नायडू ने साफ कहा कि वो विनाश में विश्वास नहीं करते, बल्कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने प्रजा वेदिका
संरचना को वैसा ही रहने दिया ताकि ये उनके कुप्रबंधन का प्रतीक बनी रहे। देखा जाए तो नायडू मोदी के स्टाइल में ही उनके दोस्त रहे जगनमोहन रेड्डी को जवाब दे रहे हैं। मोदी शाह के भक्त जगनमोहन रेड्डी की राजनीति को आंध्र प्रदेश में बेहाल कर रहे हैं। शायद मोदी शाह उनकी मदद करना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास मजबूरी है कि उनकी सरकार नायडू की पार्टी टीडीपी की बैसाखियों पर टिकी हुई है। जगनमोहन रेड्डी को यहाँ मैं मोदी शाह का भक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जानते हुए भी कि आंध्र प्रदेश में उनकी पूरी राजनीति को ख़त्म करने में बीजेपी का ही हाथ है। जब उन्हें बीजेपी की ज़रूरत थी तो बीजेपी ने उनकी दोस्ती को छिटक कर नायडू से दोस्ती कर ली, उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसके बावजूद भी उपराष्ट्रपति चुनाव में जगनमोहन रेड्डी ने बीजेपी का साथ दिया। तो जगनमोहन रेड्डी के इस तरह के स्टैंड को भक्ति की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा 2047 तक हमारे राज्य की आबादी लगभग 5 करोड़ 41 लाख होगी। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आबादी आज के 143 करोड़ से बढ़कर 2047 तक 162 करोड़ हो जाएगी। इसके विपरीत चीन की आबादी घट रही है, 148 करोड़ से पहले ही 130 करोड़ पर आ गई है और 2047 तक ये लगभग 100 करोड़ हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की आबादी 2047 तक 5 करोड़ 41 लाख होगी और राज्य को हेल्दी आंध्र प्रदेश बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो हेल्दी प्रदेश आंध्र प्रदेश को बनाना है तो जाहिर सी बात है इसके लिए हजारों करोड़ में आर्थिक पैकेज चाहिए और ये पैकेज किसी भी कीमत पर नायडू मोदी की अगुवाई में चलने वाली केंद्र सरकार से चाहेंगे। समर्थन के एवज में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक पैकेज नायडू को मोदी जी से चाहिए। अब ऐसा मोदी जी नहीं करेंगे तो सरकार से समर्थन नायडू वापस भी ले सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ఒక ఆర్థిక సంస్కరణలన్నా ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అన్నా టెక్నాలజీ రిఫార్మ్స్ అన్నా నేను ముందుంటాను. చాలాసార్లు ఒక విషయం చెప్పాను, మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అభివృద్ధి జరిగితే సంపద సృష్టించబడుతుంది. సంపద సృష్టిస్తే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది. ఆదాయం వస్తే ఆ ఆదాయంతో సంక్షేమం మళ్ళీ అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశాలు వస్తాయి. మొన్న ఢిల్లీ మీటింగ్లో కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను, ఎవరైతే సంపద సృష్టించలేరో వాళ్లకు సంక్షేమం ఇచ్చే అధికారం కూడా లేదు. అప్పులు చేసి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తే అది సస్టైనబుల్ కాదనేది నా ప్రగాఢమైన నమ్మకం. నా సుదీర్ఘ రాజకీయంలో ఇదే ప్రాక్టీస్ చేశాను. అందుకే ఈ రిఫార్మ్ వస్తే మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, మా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు అందరూ వచ్చి సార్ మనకు నష్టం వచ్చేస్తుంది, చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడతామంటే ఆర్థిక ఇబ్బందుల తర్వాత ఫస్ట్ దేశం రాష్ట్రం ముఖ్యం. మనం అంతా కూడా లాంగ్ టర్మ్ రిఫార్మ్ చూడాలి. ఇట్ విల్ బి ఏ గేమ్ చేంజర్. డోంట్ అబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి సపోర్ట్ చేయమని చెప్పిన వ్యక్తి నేనని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఆ పని చేశాను.